नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आपको एक एक क्लास, एक दो क्लासें रोज इकोनॉमिक्स की मिल रही हैं। सबसे पहले हमने आपको थ्योरी की लगभग 10 क्लासें पढ़ाई थी। उसके बाद आपने कहा कि सर कुछ एमसीक्यूज करा दीजिए इसके किसके इकोनॉमिक्स के, जिससे आने वाले जो क्वेश्चन है पेपर में किस टाइप के आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा लेवल होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए और आप लोगों ने आंसर भी बेहतरीन तरीके से बताए थे। उसके बाद जो थ्योरी हमने पढ़ाई उसके एमसीक्यूज कराए। उसके बाद फिर आपको थ्योरी क्लासें मिलेंगी, उसके बाद फिर एमसीक्यूज कराया जाएगा। बताओ भाई, आवाज आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? गाइड जल्दी बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या? आवाज बेहतरीन आ रही है? सब कुछ सही है? क्लियरिटी है? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो बंधु लोग सभी लोग पेन और कॉपी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपके साथ अविनेश सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जो कि आपने बेहतर तरीके से पढ़ा और बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा और जवाब दिया। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको बताया जब भी हम थ्योरी की क्लास लेते हैं तो पहले आपको क्या एक या दो क्वेश्चन देते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा रखा है, उसी से क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाता है। देखें भाई, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है? ये तो आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है तभी आप आंसर बता पाएंगे, अन्यथा आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बताइए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दुनिया में सबसे पहले वैट किस देश में लागू हुआ था? दुनिया में सबसे पहले वैट किस देश में लागू हुआ था? क्या वो भारत है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो जापान है, कि जर्मनी है? बताओ भाई, दुनिया में सबसे पहले वैट किस देश में लागू हुआ था? 30 सेकंड का समय आपके पास रहता है। 30 सेकंड ज्यादा होते हैं, अब तो 15 सेकंड का टाइम देंगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। दुनिया में सबसे पहले वैट किस देश में लागू हुआ था? बताइए भाई, सभी बंधु बताएं। बताओ भाई, आपका टाइम पूरा हुआ। तो आंसर किसी का नहीं आया। ठीक है, आंसर किसी का नहीं आया, तो हम बता रहे हैं दुनिया में सबसे पहले वैट लागू करने वाला जो देश है वो कौन सा है? आपका जर्मनी है। अब पूछे जर्मनी में वैट कब लागू हुआ था? जर्मनी में वैट कब लागू हुआ था? तो आप कहोगे 1918 ईस्वी में। किसमें? 1918 ईस्वी में। ठीक है, बोलो भाई। जॉनसन के द्वारा लागू किया गया। तब कि भारत में अगर बात करें कि भारत में वैट कब लागू हुआ, भारत में वैट कब लागू हुआ, तो आप कहोगे 2005 में। पहला राज्य कौन था जिसने वैट लागू किया था? तो पहला राज्य अगर पूछे कि पहला कौन सा राज्य था जिसने भारत में वैट लागू किया था, आंसर आएगा हरियाणा। किसने किया था? हरियाणा ने किया था। जबकि पूछे अंतिम राज्य कौन था, अंतिम राज्य कौन था जिसने वैट लागू किया था, आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो आप कहोगे 1 अप्रैल टू। अच्छा, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2008 को। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में वैट लागू हो गया था। तो इस प्रकार से हमें क्या पढ़ने को मिला? वैट के बारे में जानकारी मिली कि दुनिया में सबसे पहले वैट लागू करने वाला देश कौन सा है। तो आपने बताया सर जर्मनी है। जबकि पूछे भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में 2005 में वैट लागू हुआ था। भारत का पहला राज्य जिसने वैट को लागू किया था अपने यहाँ, आंसर आएगा हरियाणा। जबकि सबसे अंतिम राज्य पूछे कौन था, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 को उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ था। जबकि पूरे भारत की अगर बात करें कि वैट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2008 को वैट लागू हुआ। ठीक है, बोलो भाई। भारत की राजधानी सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और जर्मनी की राजधानी, बोलो भाई क्या है? बोलो जल्दी, जर्मनी की राजधानी बताओ।
कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें कौन सी होती हैं, किन्हें सार्वजनिक बैंक का दर्जा दिया जाता है, बोलो भाई। ऐसी बैंकें जिसमें कुल पूंजी का, है ना, आप लिख सकते हो, ऐसी बैंकें जिसमें कुल पूंजी का 51% से अधिक, 51% से अधिक, 51% से अधिक निवेश, 51% से अधिक निवेश सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। शेष पूंजी, शेष पूंजी निजी क्षेत्रों द्वारा किसके द्वारा? शेष पूंजी निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। ये क्या कहलाती हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें कहलाती हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या, तो आप कहोगे सर 26 है। कितनी है? सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 26। परंतु लेकिन एसबीआई की शाखाओं को छोड़ दिया जाए, शाखाओं को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या, तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 रह जाएगी। क्या बात समझ पाए? 19 रह जाएगी कि 21 रह जाएगी? जी 21 रह जाएंगी। कितनी? 21 रह जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें क्या होती है? जिनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ऐसी बैंकें जिसमें कुल पूंजी का 51% से अधिक निवेश सरकार द्वारा किया जाता है, शेष पूंजी निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 26 है। लेकिन एसबीआई की शाखाओं को छोड़ दिया जाए तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी बचेगी? 21 बचेगी। कितनी बचेगी भैया? 21 बचेगी। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे सरकारी बैंक। किस पे बात करेंगे? सरकारी बैंक। सरकारी बैंक, हेडिंग आपकी होगी सरकारी बैंक, ठीक है। क्या होगी? सरकारी बैंक। अब आपसे पूछे कि सर सरकारी बैंक कौन सी होती हैं, तो ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का कुल निवेश, ऐसे लिख सकते हो, ऐसी बैंकें जिसमें
पूंजी का कुल निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का कुल निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है अथवा भाई क्या कहलाती हैं? सरकारी बैंक कहलाती हैं। और उसके द्वारा प्राप्त लाभांश सरकार को प्राप्त होता है और उसके द्वारा इसके द्वारा प्राप्त लाभांश सरकार को प्राप्त होता है। किसको? सरकार को प्राप्त होता है। क्या कहलाती हैं? सरकारी बैंकें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सरकारी बैंकें कहलाती हैं। अगला है निजी बैंकें। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी? निजी बैंकें, प्राइवेट बैंक। या निजी बैंक लिख सकते हो, प्राइवेट बैंक। ठीक है, निजी बैंक। क्या बोलोगे भाई? निजी बैंक के बारे में क्या बताओगे? ऐसी बैंक जिसमें पूंजी का निवेश, जिसमें पूंजी का निवेश निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, किया जाता है और उससे प्राप्त लाभांश और उससे प्राप्त लाभांश निजी क्षेत्र को मिलता है, निजी क्षेत्र को मिलता है। किसको मिलता है? निजी क्षेत्र को मिलता है। कैसी बैंक कहलाती है? निजी बैंक कहलाती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, लेकिन इस प्रकार की बैंकें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के निर्देशानुसार, आरबीआई के निर्देशानुसार कार्य करती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का निवेश का निजी क्षेत्र, पूंजी के निवेश का निजी क्षेत्र है ना, ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का निवेश निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है और उससे प्राप्त लाभांश निजी क्षेत्र को मिलता है, ऐसी बैंकें क्या कहलाती हैं? निजी क्षेत्र की बैंकें कहलाती हैं। लेकिन इस प्रकार की बैंकें आरबीआई किसके, अगर आपसे पूछे कि प्राइवेट बैंक किसके निर्देशानुसार निर्देश पे कार्य करती हैं, तो प्राइवेट बैंक किसके निर्देश पे काम करती है? प्राइवेट बैंक जो है वो आरबीआई के निर्देश पर कार्य करती है, क्योंकि आप जानते हो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। वर्तमान में निजी बैंक
को स्थापित करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में निजी बैंक स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में निजी बैंक स्थापित करने के लिए कम से कम 500 करोड़ की पूंजी होना अनिवार्य है। करने के लिए कम से कम 500 करोड़, बहुत होता ना, 500 करोड़ रुपए का होना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, मान लो कि आप भारत में निजी बैंक स्थापित करना चाहते हैं, तो निजी बैंक स्थापित करने के लिए आपके पास कम से कम कितने रुपए होने चाहिए? 500 करोड़ रुपए की पूंजी अनिवार्य है, तभी आप निजी बैंक स्थापित कर सकते हो, अन्यथा आपको अनुमति नहीं मिलेगी। एक बात और है, निजी क्षेत्र की बैंकों को निजी क्षेत्र की बैंकों को विदेशी मुद्रा, है ना, अगले 5 वर्षों तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति किसी भी स्थिति में 49% से अधिक नहीं हो सकती है। 49% से अधिक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में निजी बैंक स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, तो आप कहोगे निजी बैंक स्थापित करने के लिए भारत में लगभग 500 करोड़, लगभग नहीं एकदम निश्चित है कि 500 रुपए से कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप बैंक स्थापित नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, निजी क्षेत्र की बैंकों को अगले 5 वर्षों तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति किसी भी स्थिति में 49% से अधिक नहीं हो सकती है। कितनी? 49% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में कितना कर दिया गया? परंतु वर्तमान समय में बढ़कर 74% तक कर दिया गया है। 74% कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछे, पहले तो था कि निजी क्षेत्र की बैंकों को अगले 5 वर्षों तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति किसी भी स्थिति में केवल 49% थी, लेकिन आज वर्तमान समय में क्या कर दिया गया? जो ये 49% था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है। बोलो, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आरबीआई। किसकी? आरबीआई। बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे हम लोग। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी
और किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? तो सबसे पहले आप याद रखोगे इसकी स्थापना, क्या इसकी स्थापना किस कमेटी? इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमेटी, क्या हिल्टन यंग कमेटी। अगर आपसे पूछे किसकी सिफारिश पर, तो इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई, कमेटी की सिफारिश पर की गई, सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर। पहला पॉइंट ये हो गया। पूछे किस अधिनियम के तहत किया गया? अगर पूछे भारत सरकार अधिनियम, तो आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल, क्या बोलोगे, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। पूछे आरबीआई की स्थापना किस कमेटी पर की गई? तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। पूछे भारत सरकार अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। अगर पूछे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर हमने आपको कई बार बताया है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। जबकि आपसे पूछे कि आरबीआई का, है ना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अगर पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप कहोगे 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? आरबीआई का। बोलो भाई, इतने पॉइंट आप याद रखोगे। आगे बात करें आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? बहुत बढ़िया। अगला है आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताओ भाई, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आप कहोगे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ थे, है ना, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। जबकि पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताओ। जबकि पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या था? तो आप कहोगे सीडी देशमुख था। क्या? सीडी देशमुख था। तो इतनी बातें याद रखोगे आप आरबीआई से। अगर हम बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना मेरे दोस्त, आरबीआई की स्थापना हुई थी कब? अगर पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस शासन अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1934 के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। पूछे इसकी मतलब जो आरबीआई है, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। किसके? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में स्थित है। आगे बात करते हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे तो आप कहोगे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। जबकि आपसे पेपर पूछता है जबकि पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताओ कौन थे आरबीआई के, तो आंसर होगा सीडी देशमुख। क्या बताओगे? सीडी देशमुख। आज पूछे वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आप कहोगे शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्य। आगे क्या बात करेंगे?
आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य। अगला आपका है कि आरबीआई के वर्क क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य आरबीआई के होते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बताओ भाई, आरबीआई का काम क्या है? नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना, ये पहला पॉइंट हो गया है ना। दूसरा क्या किया जाए, अगर दूसरी की बात कर ले तो समाशोधन के रूप में कार्य करना, समाशोधन के रूप में कार्य करना, समाशोधन के रूप में कार्य करना। और क्या होगा, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। क्या? सरकार के बैंक के रूप में, बैंक के रूप में कार्य करना। ठीक है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना कौन करता है? तो आप कहोगे कि सर आरबीआई करती है। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। क्या? बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंकर के रूप में, बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकर के रूप में कार्य करना। ये कई बार पूछा गया है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई करता है। कृषि साख की व्यवस्था करना, और क्या होता है? कृषि साख की व्यवस्था करना, कृषि साख की व्यवस्था करना, कृषि साख की व्यवस्था करना। ये भी कार्य किसका है? तो आप कहोगे आरबीआई की है। आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करना, और देखो कितने काम इसके हैं। आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करना, एकत्रित एवं प्रकाशित करना। क्या? एकत्रित एवं प्रकाशित करना। देखो आरबीआई के कितने काम है। ठीक है, छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत है। मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना। अगला क्या है? मुद्रा की विनिमय दर को एकत्रित करना, मुद्रा की विनिमय दर को, मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना, विनिमय दर को नियंत्रित करना, मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना किसका काम होता है? आंसर आएगा आरबीआई का कार्य होता है। बोलो भाई, बहुत अच्छा। तो इतने पॉइंट आप याद रखो, ये आरबीआई के कार्य होते हैं। फिर से एक बार देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बैंकों के देखभाल की या मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित कौन करता है भारत में, तो आप कहोगे आरबीआई का कार्य होता है। देखो, नोटों का निर्गमन करना, नोटों को छापना निकालना किसका काम है? आरबीआई का होता है। समाशोधन के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंक का, अगर आपसे पूछे कि सरकार की बैंक किसे कहते हैं या सरकार के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है, आंसर आएगा आरबीआई करता है। अगला है बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बैंकों का बैंकर किस बैंक को भारत में कहते हैं, आंसर आता है आरबीआई। आप जानते हो हमारे भारत में छोटी छोटी जो बैंकें हैं उनको ऋण देने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। ठीक है, उसके बाद कृषि साख की व्यवस्था करना। वैसे आप जानते हो कि कृषि की देखभाल करने के लिए एक अलग से बैंक बनाई गई जिसका नाम क्या है? नाबार्ड है। उसकी स्थापना 1 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। लेकिन नाबार्ड को निर्देशित कौन करती है? नाबार्ड को धन कौन देती है? तो देती कौन है? आरबीआई देती है। तो कृषि साख की व्यवस्था करना यह भी आरबीआई का काम है।
आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। और क्या है? मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना, माने घट गई है तो बढ़ाना है, बहुत बढ़ गई है तो घटाना है। ये काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि आरबीआई नोटों की छपाई वर्तमान में किन किन स्थानों पर होती है? आरबीआई के द्वारा नोटों की छपाई कहां कहां होती है? तो हेडिंग डालो, आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई। 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 अगर हम बात करें करेंसी नोट प्रेस, अगर हम बात करें जो करेंसी नोट प्रेस है, करेंसी नोट प्रेस, ये कहां पे है? बताओ भाई। करेंसी नोट प्रेस आपका पड़ता है देवास में। कहां है? देवास। कभी कभी पेपर में आपसे पूछता है करेंसी नोट प्रेस कहां है? देवास। और देवास कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। देवास कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला है इंडियन नोट प्रेस। अगला है इंडियन नोट प्रेस। इंडियन नोट प्रेस कहां है? तो इंडियन नोट प्रेस आपका कहां पड़ता है? नासिक में, है ना। नासिक कहां पड़ता है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। नासिक कहां पड़ता है? तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में, है ना। अगर बात करें शाहबनी, एक और स्थान है शाहबनी। शाहबनी, ये शाहबनी कहां पड़ता है? तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल, माने पश्चिम बंगाल में भी नोटों की छपाई होती है। आगे बात करते हैं मैसूर। क्या भैया? मैसूर, ये कहां है? तो मैसूर आप कहोगे कर्नाटक में है। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत? तो इतने जगहों पर आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई होती है। क्या? नोटों की छपाई होती है। तो करेंसी नोट प्रेस कहां है? तो आप कहोगे देवास। देवास कहां पड़ता है? एमपी में। इंडियन नोट प्रेस कहां है? तो आप बताओगे नासिक में, महाराष्ट्र में है। शाहबनी में नोट बनाई जाती है, ये कहां है? पश्चिम बंगाल में। और मैसूर में भी नोटें छपाई जाती हैं। बोलो भाई, आरबीआई नोटों की छपाई के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण सिक्योरिटी पेपर की छपाई करती है। ठीक है। नोट प्रेस से आरबीआई नोटों की छपाई के अतिरिक्त स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, एसबीआई, आरबीआई के चेक आदि भी छपाई होती है। आरबीआई के दिशा निर्देश में हैदराबाद में स्थित सिक्योरिटी पेपर संस्थान भी पोस्टल ऑर्डर, डाक टिकट, स्टाम्प पेपर आदि की छपाई की जाती है। आगे बात करें तो आरबीआई के दिशा निर्देश में ही नोटों एवं स्टाम्प पेपर की छपाई के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट पेपर मिल्स की स्थापना की गई है। बोलो भाई। अच्छा, भारत सरकार नोटों की छपाई अतिरिक्त सिक्कों की ढलाई भी करती है। इसके लिए भारत में 4 टकसालें हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, भारत में आरबीआई नोटों के अतिरिक्त, ध्यान देना, भारत में ऐसे लिखना भाई, भारत में आरबीआई नोटों के अतिरिक्त सिक्कों की ढलाई करता है। सिक्कों की ढलाई भी कराता है, जो स्थान निम्नवत है। जो स्थान निम्नवत है। ठीक है, जो स्थान निम्नवत है। अब बताओ, सिक्कों की ढलाई के लिए, जो सिक्कों की ढलाई जहां होती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसको भी लिख सकते हो, सिक्कों की ढलाई
वाले स्थान को टकसाल कहा जाता है। क्या भैया? टकसाल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, टकसाल कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है। सिक्कों की ढलाई वाले स्थान को टकसाल कहा जाता है। जैसे बात करें मुंबई टकसाल, कौन कौन सी हैं? अगर एक बात करें मुंबई टकसाल, मुंबई टकसाल है ना, मुंबई टकसाल की अगर बात करें कि मुंबई टकसाल की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1830 ईस्वी में। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात करें कोलकाता टकसाल की, किसकी? कोलकाता टकसाल, कोलकाता टकसाल। कोलकाता टकसाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1903 ईस्वी में। नंबर 3 पे अगर बात कर लें हैदराबाद टकसाल, क्या? हैदराबाद टकसाल। हैदराबाद टकसाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हैदराबाद टकसाल की स्थापना हुई थी। अगर चौथी बात करें, 4 ही टकसाल हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं। नोएडा टकसाल, क्या बात करेंगे? नोएडा टकसाल। ठीक है, नोएडा टकसाल। नोएडा टकसाल की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, 1987 स्थान। ठीक है, इन टकसालों में सर्वाधिक पुरानी एवं नवीन टकसालों को क्रमशः, अगर पूछे कि सबसे पुरानी टकसाल कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे पुरानी टकसाल। सबसे पुरानी टकसाल का क्या नाम है? तो सबसे पुरानी टकसाल वही होगी जो सबसे पहले बनी। तो सबसे पुरानी टकसाल आपकी मुंबई टकसाल है। जबकि सबसे नई टकसाल कौन सी है? सबसे नई टकसाल, सबसे नई टकसाल कौन सी है? तो आप कहोगे सर सबसे नई जो टकसाल है उसका नाम नोएडा टकसाल है। बोलो भाई, क्या इतने में कोई दिक्कत? अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप सभी लोग यस सर बोलें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये आपके थे आरबीआई से संबंधित जो भी बातें थी वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कहां से हमने क्लास को उठाया था और कहां पे ले जाके खत्म किए। तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो आपने बताया कि दुनिया में सबसे पहले वैट किस देश में लागू हुआ था, तो आप कहोगे जर्मनी में लागू हुआ था, है ना। जर्मनी 1918 ईस्वी में अपने यहाँ वैट लागू कर दिया था। उसके बाद भारत में वैट जो लागू हुआ वो 2005 में लागू हुआ। क्यों? भारत में जो वैट लागू हुआ वो कब लागू हुआ? तो आप कहोगे सर 2005 में लागू हुआ। पहला राज्य कौन था? तो हरियाणा था। जबकि अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था, 1 अप्रैल 2008 को लगाया गया था। तो आपसे पूछता है पूरे भारत में वैट कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। आगे बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के बारे में। कमर्शियल बैंकें क्या होती? तो ऐसे बैंक जिसमें कुल पूंजी का 51% से अधिक निवेश सरकार द्वारा किया जाता है, शेष पूंजी निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। क्या कहलाती हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें कहलाती हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 26 है, लेकिन अगर एसबीआई की शाखाओं को छोड़ दिया जाए तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी रह जाती है? 21 रह जाती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं सरकारी बैंक क्या होती हैं। ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का कुल निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा प्राप्त लाभांश सरकार को ही प्राप्त होता। तो सीधी बात है, जो पैसा लगाएगा वही तो लाभ कमाएगा। सरकारी बैंक जैसे है तो ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का कुल निवेश कौन करता है? सरकार करती है। तो उसके द्वारा प्राप्त जो लाभांश होगा वो भी कौन प्राप्त करेगी? सरकार करेगी। आगे बात करते हैं निजी बैंक क्या होती हैं। तो ऐसी बैंकें जिसमें पूंजी का निवेश निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है और उससे प्राप्त जो लाभांश होता है निजी क्षेत्र को मिलता है। लेकिन इस प्रकार की बैंकें आरबीआई के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। मतलब जो आरबीआई निर्देश देगी उस अनुसार काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से ब्याज दर लगा दो। ठीक है, उसका निर्धारण कौन करेगा? आरबीआई द्वारा
किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें नोट की, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में निजी बैंक स्थापित करने के लिए कम से कम कितना रुपया होना चाहिए? 500 करोड़ रुपए का होना अनिवार्य होता है। निजी क्षेत्र की बैंकें अगले 5 वर्षों तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति किसी भी स्थिति में 49% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन ये चेंज हुआ और वर्तमान समय में बढ़कर ये जो 49% था अब कितना हो गया है? 74% हो गया। कितना? 74%। आगे बात करें, अब हम बात करते हैं आरबीआई की, और हमने बताया था कि आरबीआई से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आरबीआई आप पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे की गई थी? तो आप कहोगे हिल्डन यंग कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है। आगे बात करते हैं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन ये अंग्रेज थे। जबकि पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या था? तो आप कहोगे सीडी देशमुख था। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आगे बात करते हैं, आरबीआई के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो नोटों का निर्गमन करना, समाशोधन के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंकर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। कृषि साख की व्यवस्था स्थापित करना, आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करना, ये काम किसके हैं? आरबीआई के। और क्या काम है? मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना। आगे बात करते हैं, आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई। अब आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई कहां कहां होती है? तो करेंसी नोट प्रेस कहां है? ये देवास में पड़ता है। और देवास कहां है? मध्य प्रदेश में। इंडियन नोट प्रेस कहां है? तो ये नासिक में है। नासिक कहां है? महाराष्ट्र में। पेपर में आपसे सीधे ऐसे पूछ सकता है कि इंडियन नोट प्रेस कहां स्थित है? आंसर आएगा नासिक। करेंसी नोट प्रेस कहां है? देवास में। शाहबनी नोट प्रेस कहां है? पश्चिम बंगाल। मैसूर तो आप जानते ही हो, कर्नाटक में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, भारत में आरबीआई नोटों के अतिरिक्त सिक्कों की भी ढलाई करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे पेपर में पूछे कि भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? आंसर आएगा आरबीआई करती है। सिक्कों की ढलाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि सिक्कों की ढलाई वाले स्थान को किस नाम से जानते हैं? टकसाल कहा जाता है। अब सिक्कों की ढलाई आरबीआई भारत में 4 जगह करता है। सबसे पहले है मुंबई टकसाल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1830 में। माने 1830 में ही सिक्कों की ढलाई शुरू हो गई थी। आगे बात करते हैं, कोलकाता टकसाल कब स्थापित हुआ? 1903 में। तीसरा है हैदराबाद टकसाल कब स्थापित हुआ? 1950 में। नोएडा टकसाल कब स्थापित हुआ? 1987 में। तो मुंबई टकसाल 1830, कोलकाता टकसाल 1903, हैदराबाद टकसाल 1950 और नोएडा टकसाल 1987। तो ये 4 जगह हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। बोलो बात समझ पाए कि नहीं? तो अब तो याद रहेगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। बोलो भाई, कोई समस्या? और एक बात, सबसे नई टकसाल का क्या नाम है? तो आप कहोगे नोएडा। सबसे पुरानी टकसाल का क्या नाम है? आप कहोगे मुंबई। इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में की जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, आरबीआई आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल। जय हिंद साथियों।